चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक पढ़े थे? मोलालिटी पढ़ रहे थे, हो गया था, क्वेश्चन किए थे। हेडिंग दो बच्चा नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी नॉर्मलता नॉर्मलता डैश दे करके लिखा। देखिए द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड, परिभाषा लिखा। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन, the number of equivalent present in 1 liter of solution, present in 1 liter of solution, the number of equivalent present in 1 liter of solution is called normality of that solution, is called normality of that solution, is called normality of that solution। हिंदी लिख ला। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता लिख लो बच्चा। इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एन, इसे बड़का एन से सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल एन से, जहाँ एन रहेगा तो समझ जाना नॉर्मलिटी है। एक यूनिट याद रखना बच्चा, इसका यूनिट होता है ऊपर में ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, जैसे वो होता है मोलरिटी का मोल पर लीटर, यहाँ होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इसका फॉर्मूला याद रखना बच्चा, नॉर्मलिटी बराबर नॉर्मलिटी n बराबर x गुने 1000, x गुने 1000 बटा w गुने v ml में। अब गुने यहाँ पर बस बच्चा एक चीज आपको याद रखना, ये होता है यहाँ n फैक्टर, बस x गुने 1000 बटा w गुने v गुने n फैक्टर, गुने n फैक्टर। मैं सब समझाता हूँ। या अगर आपको याद हो तो इसी को तो हम लोग मोलरिटी कहते थे। x गुने 1000 बटा w गुने v। एक मतलब है कि नॉर्मलिटी कुछ नहीं है, मोलरिटी गुने n फैक्टर है, मोलरिटी गुने n फैक्टर।
n बराबर m गुने n फैक्टर। अब कहो कि सर जी n फैक्टर हम कैसे निकाला जाएगा, तो n फैक्टर निकालने का कुछ तरीका है जो देख लीजिए। n फैक्टर पहला देखो बच्चा, n फैक्टर कैसे निकालते हैं उसका बहुत सारा रूल है बच्चा n फैक्टर निकालने का, ठीक है। वो मोल कंसेप्ट में हम लोग विस्तार से पढ़ाते हैं, यहाँ आपको जितना ज़रूरत होगा उतना हम बता देते हैं। जैसे एसिड अगर कोई रहे, अम्ल रहे, एसिड कोई रहे, अम्ल रहे, यहाँ एसिड रहे, कोई अम्ल रहे, तो इसका जो n फैक्टर होगा बच्चा, एसिड में उपस्थित बेसिसिटी फॉर एसिड, जो n फैक्टर होगा वो बेसिसिटी ऑफ एसिड का होगा, बेसिसिटी ऑफ एसिड का होगा, बेसिसिटी ऑफ एसिड का होगा। बेसिसिटी का मतलब होता है बच्चा अम्ल की क्षारीयता, अम्ल की क्षारीयता n फैक्टर होगा। अब कहो सर ये क्षारीयता भी हमको नहीं मालूम, हमको ये क्षारीयता भी नहीं मालूम है, तो आइए जरा देखते हैं बच्चा क्षारीयता किसको कहते हैं। क्षारीयता का मतलब होता है, जैसे ध्यान से देखना होगा, क्षारीयता का मतलब होता है कि किसी एसिड में, एग्जाम्पल से समझना, किसी एसिड में हाइड्रोजन की संख्या जो पानी में डालने के बाद त्याग करे, जय वो हाइड्रोजन पानी में त्याग करेगा वही उसका बेसिसिटी कहलाएगा, और जितना बेसिसिटी होगा वही हमारा n फैक्टर होगा। जैसे HCl का बेसिसिटी निकालते हैं। अब कहो सर कि एसिड है और ओकर बेसिसिटी निकालते हैं, हाँ जी उल्टा होता है। अम्ल जो होता है वो अम्ल का बेसिसिटी निकाला जाता है, ऐसे बोल दिया है और क्या कुछ, और जो क्षार रहेगा ओकर एसिडिटी निकाला जाएगा, मतलब अम्ल के क्षारीयता निकाला जाता है और क्षार के अम्लीयता निकाला जाता है। और वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना रिलीज करता है पानी में, तो कितना रिलीज करेगा जितना हमारा पास होगा। तो बताओ HCl के पास कई हाइड्रोजन है, तो कई वो पानी में त्याग करेगा, तो बेसिसिटी एक कितना हुआ, तो एक n फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। जितना बेसिसिटी होगा वही उसका n फैक्टर होगा। समझ में नहीं आया? नहीं आया? ये बेसिसिटी एक नंबर है, ये पाया, ये गुण के बारे में थोड़े बता रहे, जब पाया जाता है ये नंबर है। बेसिसिटी क्या है, एक नंबर है। नंबर क्या है, हाइड्रोजन की संख्या है, वैसे नाम दे दल के और क्या है, कोई गुण से रिलेटेड नहीं है। ये नंबर है। जैसे HNO3 बता दो कितना है बेसिसिटी, 1, क्योंकि ये वो हाइड्रोजन है तो पानी में डालोगे तो कितना देगा, एक ही वो देगा, तो n फैक्टर भी एक ही होगा। तीसरा जैसे H2SO4 कितना होगा, एक 2 हाइड्रोजन है तो एक बेसिसिटी 2 होगा, तो n फैक्टर भी। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है बोर्ड में, किसका बेसिसिटी बताओ। अभी मैं पूछूं HI बेसिसिटी कितना बचा, 1 बताओ, तो एकरा में n फैक्टर 5वां बताओ, तो H3PO4 हाँ लिखते चले, H3PO4 बताओ, एकरा में बेसिसिटी का 3, तो इसके n फैक्टर भी याद रखना। अगर रहे H3PO3 एक बेसिसिटी 2 होगा, तो इसका n फैक्टर भी 2।
हाइड्रोजन एकरा में दुइये को रिलीज करता है। का है कि अगर संरचना एक जैसे नहीं होता, जैसे H3PO2 एक होता है, एक बेसिसिटी एक होता है। पता कैसे करेंगे हाँ? पता कैसे करेंगे बताइए। कैसे पता करना है? अगर याद रख लो तो बढ़िया बात है। पता करने का तरीका अगर पता करना है तो फिर संरचना पे आना पड़ेगा। मिटा दें, मिटा दें, इधर मिटा। यस सर। चलो मिटा दें। मुझे लगता है कि आपको संरचना बनाना है। सबसे सही है हमारा गुड, लेकिन अगर गुड ना हो, कौन ना हो, गुड ना हो तो इसके जगह क्या करना है? गुड ना हो पहले देखना गुड और गुड भी नहीं क्या होगा, तीनों होगा। बस ध्यान से समझिएगा, गुड तब होगा गुड जब 100% आप वो करें, गुड एक पॉसिबिलिटी कर सकते हैं और माई मतलब शायद भी आप कर सकते हैं, शायद नहीं कर सकते देखिए तीनों का संरचना ये होता है। H3PO4 है, ये H3PO3 है या H3PO2। देखो बच्चा, जब पानी में डालोगे ना तो वही वाला हाइड्रोजन टूटेगा। सुनो इधर, जो पोलर होगा वही वाला हाइड्रोजन, सभी हाइड्रोजन नहीं टूट जाएगा, वही वाला हाइड्रोजन टूटेगा जो पोलर होगा। अब पोलर का क्या मतलब हुआ सर जी? तो आप अभी पोलर पहचानने के भी बहुत तरीका है ना। तो मैं सिंपल सा आपको तरीका बताता हूँ कि यदि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन रहेगा, पानी में डालोगे वो टूट जाएगा। सिंपल सा याद रखना, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अगर जुड़ा हुआ है, अगर पानी में डालोगे तो ये वाला हाइड्रोजन निकल जाए। तो बताओ तो एकरा में कई को हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ? तीन। तो पानी में डालोगे तो ये तीनों हाइड्रोजन टूटेगा। जब तीन को टूटेगा तो अगर बेसिसिटी कितना कहलाएगा? 3। क्योंकि बेसिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिलीज्ड बाय एन एसिड इन aqueous सॉल्यूशन। यदि कोई aqueous सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिलीज करता है वही उसका बेसिसिटी होता है। बताओ एकरा में कई को हाइड्रोजन टूटेगा? सिर्फ ये वाला टूटेगा और ये वाला टूटेगा, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन तो डायरेक्ट फास्फोरस से जुड़ा हुआ है, रस जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट फास्फोरस से जुड़ा हुआ, तो ये पानी में नहीं टूटेगा, सिर्फ यही 2 को देगा पानी में। तो जब पानी में जितना हाइड्रोजन रिलीज होता है वही बेसिसिटी कहलाता है। तो एकरा में कई हाइड्रोजन टूटेगा? 2। एकरा में कई को टूटेगा? इसीलिए इसका बेसिसिटी 1 होता है, 2 होता है। एक बार डायरेक्ट बोर्ड में पूछा था H3PO3 का बेसिसिटी कितना होता है? 2। नहीं समझ में आया? आप मिटा दें, एकरा मिटा दियो, तेरा मिटा दियो, इधर वाला जी मैं उतना देर तो करूँगा नहीं।
दूसरा लिखा बचा क्षार। दूसरा लिखिए क्षार मतलब बेस। बेस का कैसे निकालेंगे? क्षार n फैक्टर एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी ऑफ बेस। क्षार की अम्लीयता। 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 अब क्षार किसे कहते हैं? जो पानी में OH माइनस का त्याग करे उसे आर्हेनियस क्षार कहते हैं। जो पानी में OH माइनस का त्याग करे वो आर्हेनियस क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्हेनियस क्षार कहते हैं। देख लो जरा एग्जाम्पल। इधर मैं एग्जाम्पल लेता हूं, है ना, बेस का। जो बेस होगा है ना, उसकी एसिडिटी, जितनी उसकी एसिडिटी होगी वही उसका n फैक्टर कहलाएगा। वही उसका n फैक्टर कहलाएगा। वही उसका n फैक्टर कहलाएगा। वेस्ट जो पानी में OH माइनस का त्याग करेगा वही उसका, जितना OH माइनस का त्याग करेगा वही उसका एसिडिटी होगा। वही उसका एसिडिटी होगा, है ना। जितना एसिडिटी होगा वही उसका n फैक्टर भी कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए एक क्षार लेते हैं बच्चा NaOH। NaOH ये में OH माइनस है। पानी में डालिएगा तो ये OH माइनस रिलीज करेगा, और जैसे ही OH माइनस रिलीज करेगा ये क्षार कहलाएगा। जो भी पानी में OH माइनस का त्याग करेगा वो आर्हेनियस। ऐसे अम्ल क्षार लवण को 3 प्रकार से परिभाषित किया जाता है ना, आर्हेनियस, ब्रोंस्टेड, लॉरी एंड लुईस एसिड एंड बेस। लेकिन हम लोग चूंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ हमको n फैक्टर चाहिए, हमको विस्तार में पढ़ना नहीं, बस n फैक्टर चाहिए। तो यहाँ पर जो OH माइनस का त्याग करेगा वो क्षार कहलाएगा, और जितना OH माइनस का त्याग करेगा वही उसका अम्लीयता कहलाएगा, और वही उसका n फैक्टर कहलाएगा। तो बताओ NaOH में कई गो OH है? एगो। तो यहाँ एगो, तो इसका n फैक्टर भी कितना होगा? जैसे मान लीजिए KOH, कई गो OH? एगो। तो n फैक्टर कई गो? एगो। तीसरा जैसे ये वाला CaOH का होल 2, तो 2 हो जाएगा, तो n फैक्टर कितना होगा? 2 हो जाएगा। जैसे चौथा AlOH का होल 3, AlOH का होल 3, एसिडिटी कितना होगा? 3, और n फैक्टर कितना होगा? 3। चौथा जैसे पांचवा बैरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का होल 2, BaOH का होल 2। बताओ बच्चा एकरा में कितना है? 2। तो एकरा में n फैक्टर कैसे होगा? 2। छठा जैसे मैं कहूं गैलियम हाइड्रोक्साइड,
गैलियम हाइड्रोक्साइड तीन कितना होगा? कितना होगा बच्चा? 3 गुण। तो इन फैक्टर कितना होगा? 3 होगा। तो इन फैक्टर ऐसे निकाला जाता है, समझ लो बच्चों में। अगर मान लीजिए अम्ल क्षार में रह करके लवण रहे, सॉल्ट रहे, तो सॉल्ट का इन फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो आइए पूछा लिए। चलिए अगला देखते हैं बच्चा, सॉल्ट का। तीसरा है बच्चा सॉल्ट। सॉल्ट में होता है लवण, सॉल्ट में लवण। अब लवण का क्या होता है बच्चा जी? लवण का क्या होता है? लवण का क्या होता है? इन फैक्टर। इन फैक्टर इन फैक्टर बराबर हो जाएगा बच्चा नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस और टोटल नंबर ऑफ, लिख दो, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस। कई गो पॉजिटिव आयंस है और कई गो नेगेटिव आयंस है, गुने उसका ऑक्सीडेशन नंबर। उसको कौन से गुना कर देना है? ऑक्सीडेशन नंबर से गुना कर देना है, वही उसका कहलाएगा एन फैक्टर। नहीं समझा? टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, हिंदी लिख लिया बच्चा, धनायनों की कुल संख्या या ऋणायनों की कुल संख्या, धनायनों की कुल संख्या या ऋणायनों की कुल संख्या गुने ऑक्सीकरण संख्या, गुने ऑक्सीकरण संख्या, गुने ऑक्सीकरण संख्या, गुने ऑक्सीकरण संख्या। गुने ऑक्सीकरण संख्या। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे NaCl, यह एक लवण है, इसका N फैक्टर निकालना है, N फैक्टर निकालना है, सुनना बढ़िया से। N फैक्टर तो बताओ एकरा में पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कोई एगो चेक करे। जैसे सोडियम धातु है, मेरा पर क्या होगा? पॉजिटिव, तो इसकी संख्या क्या है? सोडियम एक। तो बताओ तो ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? +1, मतलब एक होता है। अरे ग्रुप बनता है ना सोडियम, देखो ना जी, एलिना के रूबी से फ्रेंडशिप, जितना भी ग्रुप बन का एलिमेंट है सभी का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। तो एकरा में कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर? +1। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 1। तो इसका N फैक्टर कितना कहलाएगा? 1। हमको प्लस माइनस से नहीं मतलब है, नंबर से मतलब है N फैक्टर में। जितना प्लस होगा बच्चा उतने माइनस वही कन्फर्म है। तो केकरो से निकाल लो, जेरा से आपको सुविधा हो ओकरा से N फैक्टर आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं CaCl2, CaCl, तो जैसे मैं अब की बार क्लोरीन से निकालना चाहता हूँ, देखिएगा क्लोरीन की संख्या क्या हुआ है बच्चा? 2।
और बताओ क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1, क्योंकि ग्रुप 17 का है। ग्रुप 17 का है तो उसका सभी 17 वाला का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो अगर क्या सभी का नहीं होता, सबका अलग अलग होता। क्लोरीन का -1 तो टोटल चार्ज कितना? -2। तो बताओ इसका एन फैक्टर कितना बोलोगे? तो हमको निगेटिव पॉजिटिव से नहीं मतलब है, हमें सिर्फ संख्या से मतलब है। जितना निगेटिव आए चाहे तो पॉजिटिव आए, वही हमारा एन फैक्टर कहलाएगा। जैसे R ले लीजिए, Al2SO4 के होल 3, Al2SO4 के होल 3। एकरा में से किसी को भी आप चार्ज निकाल लो, पॉजिटिव निकालो चाहे तो निगेटिव। बताओ तो बच्चा, सल्फेट का पद कितना होता है चार्ज? -2 लिख रही हो कभी? करिया नहीं आता। एल्युमिनियम पर आता है +3, ग्रुप 13 का है ये। तो एल्युमिनियम का गो है? 2 गो। और एल्युमिनियम पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है? +3। क्यों +3? क्योंकि ग्रुप 13 का ऑक्सीकरण संख्या +3 होता है। तो 2 गुने +3 कितना हो जाएगा? +6। तो बताओ एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बस कुछ नहीं, नंबर देखो और उसका चार्ज देखो, वो चार्ज पता चलेगा आपको पीरियोडिक टेबल से। या जो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब पढ़ाए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उस समय पढ़ना लिखना तो है नहीं, सोचल रहना घरे जाकर ये चीज ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ेगी। नहीं बताए एल्युमिनियम कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? तो फिर एक चीज का रोज रोज हम बताते रहे। अगर मैं कहूं कॉपर सल्फेट, इसका एन फैक्टर, तो सल्फेट का देख लीजिए चाहे कॉपर का देख लीजिए। यहाँ सल्फेट एगो है और सल्फेट पर कितना चार्ज होता है? 2 गो माइनस होता है। तो कितना हो जाएगा? -2 का एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? 5 हो जाएगा। आइए 5 हम लोग देख लेते हैं। एक और को ले लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं बैरियम सल्फेट या बैरियम फॉस्फेट। बैरियम फॉस्फेट बताओ, किसी से भी निकाल सकते हो। फॉस्फेट पर चार्ज पता है तुम लोग को? नहीं लिखवाए -3 कितना होता है? तो यहाँ फॉस्फेट का वो 2 गो, अब फॉस्फेट पर -3 होता है, याद रखना। तो -3 हो जाएगा, तो हो जाएगा -6। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये तो एन फैक्टर था, है ना। तो एन फैक्टर जब निकालना सीख गए तो आइए निकाल करके दिखाते हैं बच्चा। इसका मोलर सॉरी नॉर्मलिटी लिखा क्वेश्चन है, वो एकदम छाप के चलना है। बोलो हो गया? आगे बढ़े। समझ रहे हो? झूठ बोलता है सब। चलिए एक क्वेश्चन लिखे, कैलकुलेट लिख लेना। सच्चे में कोई दिक्कत थोड़ा बहुत जरा सा भी थोड़ा बहुत नंबर बोलो बच्चा। क्वेश्चन लिखे, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ calculate normality of calculate
नॉर्मलिटी 40 ग्राम NaOH 40 ग्राम NaOH present in calculate molarity of 40 gram NaOH present in 250 ml solution 250 ml solution. Calculate normality of 40 gram NaOH present in 250 ml solution. हिंदी लिखो 250 मिलीलीटर बिलियन में उपस्थित 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 40 ग्राम NaOH 40 ग्राम NaOH की नॉर्मलता ज्ञात करें 40 ग्राम NaOH की नॉर्मलता ज्ञात करें। बोलो जी, समझ रहे हो? झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, जो सच है वो बोले। आगे फॉर्मूला लगा नहीं, फॉर्मूला लगाओगे नहीं। पहला तो मेरा ब्रह्मास्त्र तो लिखना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन, तब तो सब चीज पता चलेगा। बोलो सॉल्यूट में NaOH कौन डाला जा रहा है? NaOH कितना में? पानी। तो बिलियन क्या बनेगा? NaOH सॉल्यूशन। क्या क्या बिल है? 100 लीटर NaOH का वजन दिया हुआ बच्चा 40 ग्राम, तो इसका वेट कई ग्राम? 40 ग्राम। कई ग्राम? 40 ग्राम। अरे कई ग्राम? 40 ग्राम। वेट 40 ग्राम। इसका बच्चा वेट का मतलब x है 40 ग्राम, x है 40 गिवन वेट है ना, तो 40 ग्राम। बताओ बच्चा, और बिलियन का आइटम बोल है कितना? 250 मिलीलीटर। 250 मिलीलीटर। 250 क्या निकालना है जी? नॉर्मलिटी। क्या निकालना है? नॉर्मलिटी। फॉर्मूला बताओ बच्चा। x गुने 1000 गुने 1 फैक्टर बटा W गुने V कौची में? मिलीलीटर में। यही ना होता है? बताओ वजन कई ग्राम? 40 ग्राम। कई ग्राम? 40 ग्राम। तो ये 40 गुने 1000 गुने n फैक्टर। बताओ बच्चा NaOH का n फैक्टर तभी बताए थे 1 होता, तो यहाँ पर ही रख दीजिए 1। अब बटा मोलर मास, NaOH का मोलर मास निकाले आता है। सोडियम के कई ग्राम? 23 ग्राम। ऑक्सीजन के? हाइड्रोजन के? लगता है ये हो चाल से आया हो, तो क्या दिक्कत है? दोनों बराबरी आ गया तो 40 ग्राम। आप उन्हें वॉल्यूम कितना दे लेगा? 250 मिलीलीटर। देखो तो मिलीलीटर, मिलीलीटर से मिलर 250 चौके 1000, 40 गुने 40 बराबर 4। बताओ मात्रक बताओ। हाँ, तो हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। आया समझ में? चलिए क्वेश्चन और लिखिए, कैलकुलेट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर
अरे बोलने यार, खाली को कैलकुलेट, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ 10% W by V यूरिया सॉल्यूशन, W by V यूरिया सॉल्यूशन, हिंदी लिखा। ओ बोलिए, लिखा 40% W by V यूरिया के विलयन की, चल 10 से लिख रहा, 10% W by V, समझ लेना, झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं, सच में लिखो 10% W by V, 10% W by V हाँ यूरिया के बिलियन की, यूरिया के बिलियन की कहाँ ml, ये लिखा 10% W by V यूरिया के बिलियन, नॉर्मलता याद कर, यूरिया के बिलियन की नॉर्मलता याद कर, यूरिया के बिलियन की नॉर्मलता याद कर। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सबका इन फैक्टर बना, यूरिया हो, ग्लूकोज हो, फ्रुक्टोज हो, चीनी हो, जितना भी हो, मीथेन हो, इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, अल्कोहल हो, जितना भी हो सबका इन फैक्टर बन होगा। अरे बोलो बनाओ नहीं, हाँ बनाओ, क्या दिक्कत हुआ? फार्मूला लगाना है, पहले सॉल्वेंट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन लिखो, बताओ तो 5/3, चलो चेक करते हैं। यहाँ क्या लिखोगे पहले बच्चा? सॉल्यूट, और यहाँ क्या लिखोगे? सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन, और यही ना होगा जी, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। सॉल्यूट कौन है बच्चा? यूरिया, सॉल्यूट है यूरिया, कितना में डाला गया है? कुछ नहीं तो विलायक पानी मानना, यूरिया के बिलियन बनेगा तो यूरिया सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या क्या देल है, क्या देल है बच्चा? एक यूरिया का देल है W by V, तो अगर परसेंटेज W by V देल है कई परसेंट? अच्छा ये संख्या के पहले कल नहीं सीख लिया बच्चा, काहे ऐसे कर रहे हो? तो नहीं ऐसे काहे कर रहे हो, कल नहीं बतेलिए, परसेंटेज हटा के सब लिख लो, नहीं कहे तो काहे नहीं के लो, ऐसे कर दिए। तो बताओ ऊपर वाला क्या होता है? सॉल्यूट का, और सॉल्यूट का W है, W माने वेट, तो सॉल्यूट का वेट कई ग्राम? 10 ग्राम। नीचे क्या है? V कितना? ml, ये V नहीं है, वजन में लिख देना, V का ml 100 मिलीलीटर, क्योंकि V है तो मिलीलीटर में नहीं होगा। बता सकता है इतना दुख तो नहीं तो हुआ, चुमचा कर रहा नहीं बना, नहीं बना। तो नॉर्मलिटी बराबर फार्मूला क्या लिखोगे? x गुने 1000 अब बटा W गुने V और गुने n फैक्टर गुने n फैक्टर V ml में
तो नॉर्मलिटी बराबर क्या हो गया, x कितना है 10 ग्राम। अरे ये है ना 120 10 ग्राम अगुने 1000 अगुने n फैक्टर। बता यूरिया का n फैक्टर ये और n फैक्टर क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो n फैक्टर कितना लिखोगे बच्चा 1। अब काटा W बताओ कर मोलर मास कितना होता है 60 ग्राम। निकाल के दिखाओ तो यहाँ लिख दो 60 ग्राम। अगुने वॉल्यूम कितना 100 मिलीलीटर तो 100 रख दो 2 जीरो से 1 जीरो से 5 दूनी 2 तिया 5 बटा क्या ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। बोलो समझ में आयो। अरे आयो। हेडिंग दो बच्चा मोल फ्रैक्शन। इक्कीस कोर्स है। ऐसे तो चौथा दिन हो रहा है अभी जे करी है मैं वो से उड़ा देंगे तो कैसे पढ़ाइयो स्पीड नहीं है पढ़ा को देता है कुछ तो कर ही नहीं देता आपको करता ढेर सा पढ़ा खत्म कुल्ले करे करता है मतलब कुल्ले मास्टर के दोष दो अपन कोई दोष नहीं। हरेंद्र मोल फ्रैक्शन मिटा दें जी ठीक है। मोल फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन कईमा है बच्चा लगता 7वां है वो मोल फ्रैक्शन। क्या है ये मोल फ्रैक्शन। हेडिंग दो बच्चा मोल प्रभाव। मोल प्रभाव और बोलो जी मोल प्रभाव। मोल मोल अंश भी इसे कहते हैं। मोल अंश मोल अंश मोल का अंश मोल का बोल। अच्छा अंश कैसे निकाला जाता बोल। तोरा 100 रुपया कै रुपया कै रुपया है 100 रुपया और किसी 10 रुपया केकरो ही तो बताओ तो जरा ही 10 रुपया है तोरा 100 रुपया जरा ही 10 रुपया वो तोर कई अंश हो रहा है कई अंश हो रहा है तो 10 बटा 1 बटा 100 10 बटा 100 अंश नहीं है तोरा बेचारा है 10 रुपया तोरा 100 तो तू 10 गुना ज्यादा हो 10 गुना कम वही 10 गुना कम को हम लोग अंश बोलते हैं 1 बटा वही मोल का अंश निकालना है। बोलिए ना बोल रहा है। आइए बच्चा मोल प्रभाव लिखिए। मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ परिभाषा लिखा मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ mole fraction is the ratio of mole of component अच्छा mole of component mole fraction is the ratio of mole of component and total mole mole fraction is the ratio of mole of component बटा टोटल। ठीक है ना लिखा मोल प्रभाव हिंदी में लिखते मोल प्रभाव
अब हिंदी को लिख मोल प्रभाग अवयव के मोलों की संख्या, मोल प्रभाग अवयव के मोलों की संख्या, अवयव के मोलों की संख्या एवं कुल मोल का अनुपात होता है। कुल मोल का अनुपात होता है। कुल मोल का अनुपात होता है। आ गए जी, देख लो बच्चा, देख लो। एक मतलब अगर आपको परिभाषा ही लिखती, फॉर्मूला लिखना है बच्चा, तो मोल फ्रैक्शन बराबर क्या लिख दोगे? मोल फ्रैक्शन बराबर मोल ऑफ कंपोनेंट, मोल ऑफ कंपोनेंट अब बटा नीचे में टोटल मोल, बटा नीचे में टोटल मोल। कह दे यस या कह दे नो। समझ में आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं आया? मोल ऑफ कंपोनेंट का बटा नीचे में टोटल मोल, अवयव का मोल बटा कुल मोल, अवयव का मोल बटा कुल मोल, अवयव का मोल बटा, तो मोल पर भाग बराबर अवयव का मोल बटा। एक पॉइंट और लिख लो बच्चा, इट इज डिनोटेड बाई बड़का एक्स, इट इज डिनोटेड बाई बड़का एक्स। इसे बड़का एक्स से सूचित किया जाता है मोल फ्रैक्शन को। इट इज डिनोटेड बाई बड़का एक्स। मान लीजिए यह एक सॉल्यूशन है, चूंकि हमें यहाँ पर बच्चा सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मान लीजिए सॉलिड का मोल फ्रैक्शन, मोल है, ये मोल है बच्चा। मान लीजिए इसका मोल है सॉलिड का N1, इसका मोल है बच्चा N2, इसका मोल N1 है और इसका मोल, तो एक बता दो सॉल्यूशन का टोटल मोल कितना हो जाएगा बच्चा? N1 प्लस N1 प्लस। अगर मोल ऑफ सॉल्यूट, अगर आपसे पूछे मोल फ्रैक्शन, ध्यान से देखो, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछे, मतलब एक मोल प्रभाग पूछे, एक सॉल्यूट का, तो वही वाला मोल ऑफ कंपोनेंट, तो सॉल्यूट का मोल ऊपर में तो N1 बटा नीचे में टोटल मोल, टोटल मोल कितना हो जाएगा? N1 प्लस। तो अगर मतलब है कि सॉल्यूट का जो बिलेय का जो मोल प्रभाग होगा, बिलेय का मोल प्रभाग, बिलेय का मोल प्रभाग हिंदी लिख लोगे, हिंदी लिख लो, बिलेय का मोल प्रभाग बराबर N1 बटा N1 प्लस N2, N1 बटा N1 प्लस। बोलो ना जी, सुन रहे हो कि लिख रहे हो? अच्छा हाँ, तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग कौन से सूचित करते हैं बच्चा? बड़का एक्स, तो बड़का एक्स और नीचे में लिख देना सॉल्यूट, अब बराबर हो जाएगा N1 बटा N1 प्लस। अगर मैं बात करूं बच्चा मोल पर फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, हिंदी भी लिखते चलना अपने आप से, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मतलब विलायक का मोल प्रभाग, विलायक का मोल प्रभाग तो लगा दो, मोल ऑफ कंपोनेंट, तो विलायक का मोल N2 है, तो ऊपर में हो जाएगा N2 और बटा हो जाएगा नीचे में N1 प्लस, N1 प्लस। अगर मतलब है इसे हम ऐसे भी सिंबल पे लिख सकते हैं कि X और नीचे में लिख देंगे सॉल्वेंट, बराबर हो जाएगा N2 बटा N1 प्लस N2, N1 प्लस। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं इन दोनों के सॉलिड और सॉल्वेंट के मोल प्रभाग को जोड़ दूं, देखो इधर मोल प्रभाग को, नॉट मोल को, मोल तो N1 N2 है और EX और EX क्या है? मोल प्रभाग है। अगर मैं मोल प्रभाग को जोड़ दूं, किसको जोड़ दूं? तो बताओ बच्चा, मोल प्रभाग ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल प्रभाग ऑफ सॉल्वेंट बराबर, दोनों के जोड़ दो। सॉल्यूट का मोल प्रभाग कितना है बच्चा?
N1 बटा N1 प्लस N2। अब प्लस सॉल्वेंट का मोल प्रभाव N2 बटा N1 प्लस, बताओ तो बच्चा तो एलसीएम कितना हो जाएगा? N1 प्लस N2 भागा दोगे, एक होगा, एक को N1 से करोगे N1, N2 पर भागा दोगे तो एक आएगा, एक को N2 से करोगे तो N2, N1 प्लस N2 बटा N2 प्लस N1 दोनों कट करके एक हो जाएगा। एकर मतलब है इन दोनों का जो मोल प्रभाव होगा, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो मोल प्रभाव होगा वो एक के बराबर होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर कितना के बराबर होगा बच्चा जी? एक के बराबर होगा। बोलो हाँ या छाप लिए? समझे कि नहीं समझे? चलिए बच्चे, बाकी हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं।